हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम EVS 2 कर रहे हैं, जिसका पेपर 11 जनवरी को है। सेम थर्ड का है ये। NC वेब, सोल, रेगुलर सब देख सकते हैं इस वीडियो को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड नोट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो हमारी धरती पे जितने भी प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हम एक दूसरे के लिए चेन बनाते हैं। मुझे प्लांट से क्या चाहिए? खाना चाहिए। ऐसे ही प्लांट को मेरे से क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए। तो ऐसे मतलब हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यही बायोडाइवर्सिटी है। इट्स लाइक अ बिग फैमिली ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला स्पीशी डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़ है। जैसे प्लांट एक अलग स्पीशी है, एनिमल की अलग स्पीशी है, ठीक है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है। सेकेंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जहाँ पे आप एक ही चीज़ में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एलोवेरा है। एलोवेरा है तो एक ही ना, प्लांट ही का एक टाइप है एलोवेरा, लेकिन एलोवेरा की खुद में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक है। काफ़ी टाइप्स का एलोवेरा होता है। कुछ एलोवेरा तो ऐसा होता है जो जहरीला होता है, ना हम उसे फेस पे लगा सकते हैं ना खा सकते हैं। और कुछ इतना अच्छा होता है कि भाई उससे हमारा बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है एलोवेरा के अंदर। तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके अंदर हमारा इकोसिस्टम ये अलग है। जैसे कि फॉरेस्ट है जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हैं, दूसरी तरफ डेजर्ट है जहाँ पे सिर्फ कैक्टस टाइप के प्लांट्स ही देख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम जब होते हैं तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो मतलब या तो ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 2 ही शेर बचे हैं, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है कि वो आने वाले टाइम में वो 2 भी नहीं रहेंगे, वो स्पीशी ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? स्पीशीज़ क्यों ख़त्म हो जाती हैं? क्योंकि या तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, घर ख़त्म हो जाते हैं, हम जंगल काट देते हैं, पॉल्यूशन इतना कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाता है। तो ये सारे रीज़न्स है। और स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से या ख़त्म होने से बचाना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम चेन को बनाए रखें, बायोडाइवर्सिटी का, और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखें। मान लो कि फूड चेन होती है, ये फूड चेन की वजह से ही तो सब कुछ चल रहा है ना। अगर उसके बीच में से एक भी चीज़ अगर हट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो पूरी चेन ही टूट जाएगी। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें ये बचाना ज़रूरी है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? अब ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक ही जगह पे पाई जाती हैं और वहीं रहती हैं। इनको हम इधर उधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस जगह का जो क्लाइमेट है या जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वो इतनी सूटेबल है उनके लिए कि वो और कहीं जाके अडेप्ट ही नहीं कर सकते हैं दूसरी जगह का क्लाइमेट वगैरह। इसी वजह से क्या होता है कि ये वाली जो स्पीशीज़ होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, वो बहुत यूनिक होती है अपने आप में। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो अपने आप में बहुत यूनिक होते हैं और बहुत फ्रूटफुल रहते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। गैलापागोस जायंट टॉर्टोइज़, ये फ़ोटो दिख रही है आपको, ये सिर्फ गैलापागोस आइलैंड में ही मिलता है, ये कहीं और नहीं मिलता। ना ही इसको अगर हम वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लेके जाएं तो यहाँ पे सूटेबल नहीं रहेंगी वहाँ की कंडीशंस इसके लिए। इसलिए ये इतना यूनिक है, इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी यूनिक है। चलिए, अब है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्ज़ाम में। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इन सितु का होता है कि जब आप एक चीज़ को जहाँ का वो है आप वहीं पे ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो उसके हैबिटेट को। और एक्स सितु में क्या है कि आपने उस चीज़ को बाहर से लाए हो, शिफ्ट किया है आपने। समझ गए मेरी बात? एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, मैं दिल्ली में बॉर्न हुई हूँ और मुझे दिल्ली में ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, रखा जा रहा है। और एक है कि जब आपको दिल्ली से शिफ्ट करके हरियाणा ले गए, तो जब आपको नेचुरल ओरिजिन में ही रखते हैं आपके, तो वो इन सितु होता है। और जब आपको बाहर से लाया जाता है या शिफ्ट किया जाता है तो वो एक्स सितु होता है। अब ये क्यों किया जाता है? इन सितु का क्या फ़ायदा है? इससे जो बैलेंस है इकोसिस्टम का, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। एक्स तो क्यों किया जाता है कि मान लो जंगल है, वहाँ पे 2 ही शेर रह गए हैं, अब जंगल को भी अगर काट दिया तो 2 शेर हैं वो भी मर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उन 2 शेरों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर देते हैं ज़ूज़ में, बोटेनिकल गार्डन्स में या सीड बैंक्स में। ऐसे हम उनको ले जाते हैं ताकि ये 2 शेर हमारे बचे रहे, हमारी स्पीशी ख़त्म ना हो और हम इसको मतलब आगे बढ़ा सकें।
एंडेंजर स्पीशीज़ से हम उसको बाहर निकाल सकें। ये मेन रीज़न है एक्सुत्तु का। और मेनली इसको इसीलिए ही किया जाता है, बचाने के लिए। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमारी अल्फा डाइवर्सिटी पे, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये फ़ोटो देख रहे हो आप साइड में, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अल्फा डाइवर्सिटी होती है जब हम अपनी ही डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं या उसमें ही देख रहे हैं भाई कितने टाइप्स है। बीटा डाइवर्सिटी होती है जब हम 2 डाइवर्सिटी को कंपेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट हैबिटेट्स और लोकेशन को देख रहे हैं, ठीक है, आसपास की 3-4 को कंपेयर कर लिया या देख लिया। और गामा होती है जब आप पूरी सारी टोटल मिला के देख रहे हो। इसमें कई बार क्या होता है, आप पूरे इंडिया को कवर कर रहे हो, जैसे मतलब जब आप लार्ज स्केल पे कवर करते हो ना डाइवर्सिटीज़ को, तब गामा होती है। थोड़ी सी को कंपेयर कर रहे हो, 4-5 को ही कर रहे हो जैसे, तो वो बीटा डाइवर्सिटी होती है। और अल्फा डाइवर्सिटी होती है जिसमें आप एक ही डाइवर्सिटी के अंदर ही स्टडी कर रहे हो। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, अगेन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्ज़ाम में। पहले डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी होती है कि हम आज ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या आज हम ऐसे अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं कि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को हार्म नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आज हम सारा पेट्रोल यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें लिमिट में यूज़ करना चाहिए पेट्रोल, इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, उसका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। डेफिनेशन भी यही है, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। मेन गोल इसका यही है कि हम अपने प्लेनेट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स सफ़र ना करें। 3 टाइप्स की सस्टेनेबिलिटी होती है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल, कि हम हमारे जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए, हम उसे हार्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हमने सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर दी तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, है ना। तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। सेकेंड है सोशल सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर कि इट्स अ बेटर प्लेस टू लिव। मान लो पहले के टाइम में 90s में क्या होता था, लड़कियों को सती कर दिया जाता था, उनकी शादी कर देते थे अर्ली एज पे। तो वो जो सोसाइटी थी वो नहीं थी ना, मतलब ये रूल्स जो थे वो अच्छे नहीं थे। तो अब जो सोसाइटी है हमने बनाई है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है, वो फ्रूटफुल है, वो हमारी जनरेशन के लिए अच्छी रहेगी। तो ऐसे हमें अपनी सोसाइटी पे जस्टिस होना चाहिए भाई, सोशल इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, हम कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सोशल सस्टेनेबिलिटी होती है। एंड लास्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसमें है कि हम अपने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसको इस तरीके से करें कि फ्यूचर जनरेशन अगेन उनके लिए भी वो हार्मफुल ना हो, वो यूज़ कर सके। हम अगर आज ही इंडिया मान लो अपना इतना प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहा है कि इतना कर्जा कर लिया अपने ऊपर, इतने करोड़ का कर्जा कर लिया कि फ्यूचर जनरेशन उसे उतार ही नहीं पाएगी, वो खुद की चीज़ें इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना है। ये आता है आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में। फिर है क्लाइमेट चेंज। सबसे इजी टॉपिक है ये तो। जब हमारे इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, डिफोरेस्टेशन होती है, इन सब की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं हमारे वेदर में, उसको बोलता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा सी लेवल बढ़ जाता है, वेदर इवेंट्स बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जो लाइव्स हैं अर्थ के ऊपर वो डिस्टर्ब होती हैं। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर ना एकदम से बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होने लग जाती हैं। ये सब क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है। जब हम एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं ना, या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ जाती हैं, तब एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, जिसकी वजह से पूरी अर्थ गर्म हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और इस वजह से ही सी लेवल्स बढ़ते हैं, आइस कैप मेल्ट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये बहुत ही एक नेगेटिव क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से बहुत मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारे टेम्परेचर पे और हमारी अर्थ पे। सेकेंड है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज में क्या होता है, जब आइस कैप मेल्ट होंगी तो वो क्या बनेगा, पानी बनेगा। पानी बन के ओशन में जाएगा भाई वो, तो ये जब वो सारे ग्लेशियर्स वगैरह ये सब मेल्ट होते हैं, ओशंस के अंदर जाते हैं, तो वहाँ का पानी बढ़ जाता है एकदम से, सी लेवल राइज़ कर जाता है। ठीक है, तो जब अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करता है तो हमारा सी लेवल भी राइज़ करता है। और इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्लडिंग हो जाती है, इरोजन होता है, वहाँ की जो खेती बाड़ी अगर होती है कुछ करते हैं लोग तो वो ख़राब हो जाती है। इवन जो मराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, जो सीज़ में ओशंस में जो मराइन लाइफ है, फिशेस वगैरह हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज है एसिड रेन। एसिड रेन में वो क्या होता है, जब बारिश होती है, एक तो नॉर्मल बारिश होती है और एक होती है एसिड रेन। एसिड रेन में होती है जो बारिश में एसिड आता है, मतलब लेवल ऑफ एसिडिटी बढ़ जाता है हमारी बारिश में। ये किस वजह से होता है, जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ये रिलीज़ कैसे होते हैं, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसके अंदर ये होते हैं, तो ये रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में और ये जाके मिल जाते हैं वाटर वेपर से। जब ये वाटर वेपर से मिल जाते हैं तो ये जो वाटर वेपर से मिलके क्लाउड बनते हैं, और जब ये क्लाउड बारिश में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड रेन बनती है हमारे पास, फिर एसिड रेन आती है। इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे कि ये फॉरेस्ट को डैमेज कर देती है जो एसिड रेन होती है, लेक्स को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स तक को ये डैमेज कर देती है, और हमारी एक्वेटिक लाइफ, अगेन वही फिशेस वगैरह, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। आपको अगर अब भी समझ ना आया हो तो फ़ोटो में देख लेना कि कैसे कैसे क्या होता है। पहले इवेपोरेशन होता है, सीज से पानी है, इंडस्ट्रीज से हमारा NO2 SO2 निकल रहा है, दोनों मिल गए, क्लाउड बनाया, और अब वो क्लाउड में से जब बारिश हुई तो वो एसिड रेन है। मूविंग फॉरवर्ड, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे, ये तो सबने ही पढ़ रखा है स्कूल टाइम से, वेरी इजी टॉपिक। ओजोन लेयर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, अर्थ की एक लेयर होती है ओजोन लेयर। ये हमको यूवी रेज से बचाती है, सन की बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं यूवी रेज, रेडिएशन होती है ये, तो इससे ये ओजोन लेयर हमें बचाती है। यूवी रेज ओजोन लेयर पे आके रुक जाती है, अर्थ में एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन अब क्या हो गया, हमने CFCs यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो फ्रीज में होते हैं, ACs में होते हैं, तो ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, तो उस ओजोन लेयर में ना होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से अब जो वो यूवी रेज है ना वो अर्थ पे आने लग गई है। अर्थ पे आ रही है तो उसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, हमें कैटरैक्ट्स हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इसके ह्यूमन बॉडीज़ पे, इवन अदर स्पीशीज़ पे भी। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स, इन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, किन फैक्टर्स की वजह से। अगर हमारा इंक्रीज बर्थ रेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, डेथ रेट अगर हमारा कम है, जो लोगों की डेथ होती है वो कम हो गया है वो नंबर, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि मतलब कि एवरेज जो लोग हैं वो 60 साल जीते हैं, अब ये बढ़ के 80 साल हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। एंड लास्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन होती है कि एक जगह की पॉपुलेशन है, कुछ मान लेते हैं 100 है, 100 लोग रहते हैं एक जगह पे, अब सारे जगह के बाकी जगहों के लोग माइग्रेट करके वहाँ आने लग गए, एक साइड से 10 आ गए, एक साइड से 20 आ गए, एक साइड से 50 आ गए, तो वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप में ही बढ़ जाएगी। तो माइग्रेशन भी एक इसमें फैक्टर है। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। 2 मूवमेंट्स है ये नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको मूवमेंट फैक्चुअल बेस्ड है ये, ठीक है। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1970 में इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चिपको का मतलब क्या होता है, टू हग और टू क्लिंज। इसमें क्या हुआ था कि ना यहाँ पे जो एक लोकल कम्युनिटी रहती थी उत्तराखंड में, ये लोगों का जो मेन सोर्स था इनकम का या जो भी चीज़ें हैं, ये फॉरेस्ट ही था, यहीं से ये लकड़ी वगैरह लेते थे, अपना चूल्हा चलाते थे, सारा काम इनका फॉरेस्ट का ही था। फिर एकदम से सरकार ने वहाँ पे बोल दिया कि भाई डिफॉरेस्टेशन होगा फॉर सम रीज़न, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये इनकी लाइफ को थ्रेट है, या मतलब जो भी है इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने वहाँ पे
पेड़ों को हक कर लिया या फिर चेन बनाई, जैसे फ़ोटो में दिख रहा है। इन्होंने ऐसे पेड़ों के अराउंड एक वो बना लिया था, सर्कल बना लिया था, ताकि लोग जो आएंगे वो इसको काट ना पाए। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जिसने ये अवेयरनेस फैलाई कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। और इसी तरह की काफ़ी सिमिलर मूवमेंट्स सारे देश में देखने को मिली, जहाँ पे हमने फॉरेस्ट को बचाया और इन्वायरमेंट को बचाने की तरफ एक स्टेप लिया गया था। और इसके लिए लॉज वगैरह भी बने फिर कि हमें फॉरेस्ट, जैसे आज के टाइम पे है कि ट्रीज़ को काटना एक लॉ है कि आप नहीं काट सकते हो ऐसे ट्रीज़ वगैरह को। तो ये पूरा चिपको मूवमेंट था, ये आ सकता है पढ़ लेना ये फैक्ट्स जो इसमें मेंशन है। मूविंग टू नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें क्या था, एक रिवर है हमारी नर्मदा, उसके ऊपर ना डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम। तो वहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि अगर यहाँ डैम बन जाएगा तो रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, मतलब कि लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, और उनके पास स्पेस है नहीं रहने की, ना ही इतने पैसे हैं कि वो एक अच्छी जगह पर रह सके। तो इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था इस डैम को रोकने के लिए कि ये डैम ना बने। और इसमें जो मेन लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, वो थे मेधा पटकर, और इनके साथ काफ़ी लोकल कम्युनिटीज़ थी जो वहाँ रहती थी, उन्होंने इनका साथ दिया था। मेन रीज़न इसका यही था कि भाई लोगों का घर वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट की थी। ऑल्दो ये जो मूवमेंट थी वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई, वो रोक तो नहीं पाए सरकार को डैम बनाने से, लेकिन हाँ उन्होंने इस प्रोटेस्ट की वजह से इतना ज़रूर हुआ था कि गवर्नमेंट ने उनको एक अच्छा रिहैबिलिटेशन दिया, उनको अच्छी जगह पे शिफ्ट किया था, इवन उनको इतने पैसे दिए थे कि वो एक अच्छी जगह पे रह सके। और इसमें क्या क्या हुई थी, हंगर स्ट्राइक्स हुई थी, प्रोटेस्ट हुई थी, लीगल बैटल्स हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, तब जाके उनको ये सब मिला था। और उन्होंने भी अगेन अवेयरनेस फैलाई इस चीज़ की कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है, जो हम मैन मेड करते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। तो ये था इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।